ज़बाने हाल से एक लाश कह रही थी, जो हो सके तो मेरा इंतकाम ले लेना। यहां तो एक नहीं 7-7 लाशें हैं और इनकी रूहें, इनकी आत्माएं इंतकाम इंतकाम की गुहार लगा रही हैं। लेकिन इंतकाम किससे? कौन है कातिल? किसने लिखा यह अनर्थ? किसकी दुश्मनी थी इस परिवार से? कौन है वो भेड़िया जिसने इतनी बेरहमी से उधेड़ दी इनकी गर्दनें? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए जरूरत है एक तहकीकात की। लेकिन पहले देखेंगे कि कहां हुई और किस हाल में हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली ये नृशंस घटना। थाना हसनपुर जो जनपद जेपी नगर में पड़ता है, उससे एक गांव बावनखेड़ी में एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गई और उसकी एकमात्र पुत्री बच गई है। सभी व्यक्तियों की गला काट के हत्या की गई है। थाना हसनपुर, जनपद जेपी नगर, गांव बावनखेड़ी, जिला मुरादाबाद, तारीख 14 अप्रैल 2008। ये गांव के एक माननीय निवासी मास्टर शौकत अली का मकान है। घर के अंदर कोहराम मचा है। लोगों का उमड़ता सैलाब जानने को बेकरार है। आंखें भीगी हुई हैं, दिलों पर खौफ तारी है और होंठों पर सवाल मचल रहे हैं कि किसने किया है ऐसा जुल्म कि जिसके बोझ से आज जमीन लरज रही है। लाशें जबान से नहीं बोलती, जबानें हाल से बोलती हैं। यानी उनका मुर्दा अस्तित्व बेजुबानी में भी अपनी दास्ताने गम सुनाता रहता है, अपना परिचय आप पेश करता रहता है। ये शौकत अली हैं, मास्टर शौकत अली। ये उनकी पत्नी अस्मा हैं। ये बड़ा बेटा अनीस अहमद है और ये अनीस की बीवी है अंजुम। और ये है 11 महीने का मासूम पोता। ये लाश शौकत अली के छोटे बेटे राशिद की है और ये बदनसीब लड़की है शौकत अली की बहन की बेटी। नाम है राबिया। जिंदगी से बहाल मगर दुख से बेहाल इस लड़की का नाम शबनम है। शबनम अभी जिंदा है, शायद इसे किसी फूल पर बरसना था। शौकत परिवार की ये बची खुची आखिरी पूंजी है। शबनम बोलती नहीं है, बस चुपचाप बरसती रहती है। 24 साल की इस लड़की को जिंदा छोड़कर शायद हत्यारे ने अपना पता छोड़ दिया है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है जो तहकीकात की तमाम कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ती चली जाती है। किसी भी केस की तहकीकात के लिए जरूरी होता है कि पहले घटना की पूरी तफसील मालूम हो। वैसे तो 7-7 लोगों की नृशंस हत्या के इस लहूरंग वारदात ने ना कुछ कहने के लिए छोड़ा था, ना कुछ सुनने के लिए। अगर पुलिस के पास कोई था जो कि इस घटना पे रोशनी डाल सकता था तो वो थी शबनम, क्योंकि घटना की रात शबनम उसी घर में मौजूद थी। आइए शबनम जी, बैठिए। शबनम के बयान के मुताबिक 14 अप्रैल 2008 की रात 8:30 बजे के करीब जब खाना खाने के बाद घर के सभी सदस्य सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर चले गए, तब वो भी ठंडी हवा के लतीफ झोंकों का मजा लेने छत पर सोने चली गई। थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए कि घटना वाली रात को क्या हुआ था। हम खाना खाने के बाद अम्मी और अब्बू अपने कमरे में चले गए, बाकी सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। और आप कहाँ थी शबनम जी? उसके बाद मेरे को कमरे में नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर चली गई सोने के लिए। अच्छा। मैं छत पर जब सो रही थी, 2-3 का टाइम होगा रात का, बारिश होने लगी। मैं बारिश के बाद नीचे आई। रात के किसी पहर बारिश की बूंदों ने शबनम को जगा दिया और ना चाहते हुए भी उसे खुले और खुशगवार हवा के मस्त झोंकों को छोड़कर नीचे आना पड़ा। तो मैंने देखा कि अब्बू की गर्दन अलग कटी पड़ी थी। अच्छा। दूसरी तरफ मैंने देखा तो अम्मी की गर्दन कटी पड़ी थी। नहीं तो शबनम जी, इस बीच आपको कुछ आवाज, कुछ भी ऐसा पता नहीं चला? इतनी गहरी नींद सो रही थी क्या आप? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं।
शबनम जी धीरज रखिए। लेकिन शबनम जी मैं ये जानना चाहूँगा, आपको किसी के ऊपर शक? एक गांव का कोई है। एक इनका भतीजा था, उससे जमीन को लेकर विवाद था और कई बार छोटे मोटे झगड़े भी हुए थे। उसी को हम लोग उसी लेके हिरासत में पूछताछ कर रहे हैं। जो जमीन के पीछे उससे कुछ बातें चल रही थी मम्मी की और अब्बू की, उसको लेकर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है शबनम जी, आप धीरज रखिए, प्लीज़ आप धीरज रखिए और अब आप जा सकती हैं। ये घटना इतनी सनसनीखेज थी कि पूरा देश हिल गया। एक ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमाना हत्या ने पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। इलाके के वरिष्ठ अधिकारियों की नींदें उड़ गईं और लोगों में वो खलबली मची कि बयान करना मुश्किल है। खुद सूबे की मुख्यमंत्री मायावती भी अपने आप को यहां आने से रोक नहीं सकी। ये बड़ी अजीबोगरीब वारदात थी। पूरे खानदान में एक लड़की शबनम बची थी। वो होशमंद थी, आला तालीम याफ्ता थी, उसने एमए किया हुआ था। मगर जब ये नरसंहार हुआ था उस वक्त वो छत पर सो रही थी, लिहाजा वो इस घटना की चश्मदीद गवाह नहीं थी। दूसरे, वो खुद दुखों से इतनी चूर थी कि पुलिस के लिए उससे पूछताछ करना भी मुहाल था। मरने वाले ऐसे मरे थे कि जैसे उन्हें जिंदगी की कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, यानी उन्होंने जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष को जरूरी नहीं समझा। ये कैसे मुमकिन था कि मरने वाले ने जिंदा रहने की कोशिश ही ना की हो। 6 व्यक्तियों की गला काट की हत्या की गई थी, जबकि एक छोटा बच्चा अर्श था। घटना स्थल पे जब हम लोगों ने निरीक्षण किया तो लगा कि जो लाश हैं बिस्तर पे ऐसे पड़ी हैं जैसे सो रही हैं, जबकि गला काटने में संघर्ष होता है, हिलता डुलता आदमी है। घर के तमाम सदस्य अपने अपने बिस्तरों पर मौत की आगोश में जा सोए थे और उनकी गर्दनें किसी तेज आले से काट दी गई थी। सवाल था कि आखिर मरने वाले ने जिंदगी की कश्मकश को क्यों नकार दिया था। मरने वाला तो आखिरी सांस तक जिंदा रहने की कोशिशों का साथ नहीं छोड़ता। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस की तहकीकात का बेहद चौंका देने वाला खुलासा। कौन है वो हत्यारा, क्या चाहता था वो इन बेगुनाह मकतूलों से, कैसे दाखिल हुआ वो घर के अंदर, कहां छुपा रखा था उसने वो हथियार। तहकीकात अभी बाकी है। सच्ची बात यह है कि पुलिस अपने तहकीकाती सफर के आगाज पर ही अंजाम तक पहुंच चुकी थी, मगर मामला इतना नाजुक था कि उसे अपने शक को यकीन तक पहुंचाने के लिए इंतजार ही नहीं, मेहनत भी कुछ ज्यादा ही करनी पड़ी। कातिल उसके सामने था मगर सबूत बिखरे हुए थे, इसलिए पुलिस को वक्त लग रहा था। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 लोगों से तफ्तीश और पूछताछ की। शौकत अली की बेटी शबनम ने बार बार अपने जिस रिश्तेदार पर शक का इजहार किया था, पुलिस ने उससे भी सख्ती से पूछताछ की, मगर मामला अभी भी उलझा हुआ था। एक सवाल और भी था। घर के सारे अफराद अपने अपने बिस्तरों पर मरे पड़े थे। शबनम कत्ल के वक्त छत पर सो रही थी और घटना 2 और 3 बजे रात के दरमियान हुई थी। ऐसे में कातिल के लिए या कातिलों के लिए वो दरवाजा किसने खोला जिससे वो घर में दाखिल हुए? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं बल्कि खुद लाशें बता रही थीं कि उन्हें अपने बिस्तरों से हिलने की मोहलत भी नहीं मिली।